Hi Bichabari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, क्या इसमें 95% प्लस आ सकते हैं, क्या 100% में कभी स्कोर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ऐसा ऑलरेडी हुआ है, लास्ट बैचेस में होते आया है, पिछले 10 सालों में होते आया है, तो अभी भी होगा। तो आप मेरे साथ में करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की तैयारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप फुल्ली एकदम स्ट्रैटेजाइज करके और इन 60 दिनों को यूज कर सकते हैं। व्हेन आई से 16 डेज, आज 15 दिसंबर है, आपके पास लगभग 60 दिन का टाइम है क्योंकि 15 दिसंबर से सीबीएसई ने बोला है कि आपके एग्जाम जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो ये जो 60 डेज है इनको आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। इन्हें फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए आपको जरूरत है करेक्ट रिसोर्स की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि मैंने दिसंबर के अंदर क्या किया था जिससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिले, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। और वहां पर भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये टाइम नहीं होता है कि जिसके अंदर आप हर तरीके के रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के अंदर उठाकर बैठ जाओ कि इधर के नोट्स भी आ गए, इधर की बुक भी आ गई, ये बुक भी आ गई एंड देन वो। ये 60 डेज है, आपने अगर साल भर के लिए वो बुक्स को टच नहीं किया है, अभी किसी भी नए मटेरियल का इंट्रोडक्शन आपके स्टडी साइकिल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और फिर वो नर्वसनेस ऐसी स्ट्राइक कर सकती है कि बचे कुछ दिन भी बेकार हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अभी कोई भी नया मटेरियल टच ना करके करेक्ट रिसोर्सेज की मदद से पढ़ाई की जाए। इसके साथ साथ में और बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज है और वो ये है कि आपको टाइम से टाइम चुराना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के आगे प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इतनी सारे और भी इवेंट्स होते रहते हैं इसी टाइम के दौरान कि हमें समझ में नहीं आता कि हम हमारी सेल्फ स्टडी करें या प्रोजेक्ट्स बनाएं या प्रैक्टिकल्स की तैयारी करें या क्या करें। तो ऐसे में आपको अभी आपका जो एग्जिस्टिंग सेल्फ स्टडी का टाइम है उसे बिल्कुल टच नहीं करना है। इनफैक्ट आपको और टाइम ऐड करना है उसके अंदर ताकि आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स और बाकी सारे इवेंट्स की तैयारी कर सको। इसके लिए सिंपली आपको अपना टाइम कट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप इंटरनेट स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे लगा देते हैं, तो आप उस टाइम को कट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाना कंपलसरी है, आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं, तो स्कूल ऑल्टरनेट कर दीजिए। अगर आप 8 से 10 घंटे की नींद ले रहे हैं तो उसे कम कीजिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम अभी हमारे सर पे आ चुके हैं उन्हें एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप अपना एग्जिस्टिंग सेल्फ स्टडी के रूटीन को छेड़ेंगे और उसे प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स या बाकी सारे इवेंट्स में यूज करेंगे तो आप नेचुरली नर्वस फील करेंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में आपको एक बहुत ही अच्छे रूटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जैसे मैंने बोला अभी आपको टाइम से टाइम चुराना है, बट इसके साथ साथ में आपको एक रूटीन की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। आपको जरूरत है कि एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो किया जाए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जिसके अंदर आप अपने आप को, अपने दिमाग को सबसे ज्यादा उस टाइम एक्टिवेट रख पाओ जब आपका एग्जाम सच में होने वाला है। तो 10:30 से 1:30 के बीच में आपका दिमाग एकदम एक्टिवेटेड रहे, बट उससे पहले भी आप अच्छे से पढ़ाई करो। कहने का मतलब ये है कि 60 दिन के 24 घंटे जो हैं, आप उन सारे 24 घंटों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ऐसे यूटिलाइज करो कि उन 24 आवर्स में से 48 आवर्स का आउटपुट आए। और वो आउटपुट कैसे आ सकता है? जब मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती हूँ। मुझे ये नहीं करना है कि यार मैंने आज 50 पेज पढ़ लिए, 70 पेज पढ़ लिए, नहीं। मुझे ये करना है कि यार मैंने जितने भी घंटे पढ़ा, जो भी पढ़ा, वो मैंने ऐसा पढ़ा है कि मुझे उसे वापस देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रूटीन आप बनाने वाले हैं कि ठीक है एक सब्जेक्ट इधर पढ़ना है, फिर ब्रेक ले लेना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ब्रेक ले लेना है, इस रूटीन से ये जो क्वालिटी है ये क्वालिटी बनी रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, उसी से रिजल्ट आएगा। नहीं, ये 18 घंटे पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा, 18 घंटे की पढ़ाई से रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि 18 घंटे लगकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं और उसमें 18 घंटे की पढ़ाई हो रही है, उससे जरूर रिजल्ट आएगा। और वो तभी आता है जब आप सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं। अब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूं तो इससे मैं आती हूं अपने चौथे पॉइंट पे।
जब भी कंसंट्रेशन की बात होती है तो हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि यार कंसंट्रेशन तो मेरे से कभी हुआ ही नहीं, मैं कभी भी कंसंट्रेट कर ही नहीं पाऊंगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपका कंसंट्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर कोई बात चल रही हो जो कि आप जब भी पढ़ने बैठते हो आपको परेशान कर रही है। अगर आपके पास में कोई है जिससे आप बात कर सकते हो तो प्लीज उनसे बात कीजिए और बात करके उस बात को खत्म कीजिए। नहीं तो आप खुद एक पेपर पे आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहला तो कंसंट्रेशन अगर आपका लैक कर रहा है तो ये रीजन हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हैं। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसको कहकर खत्म कर दीजिए। दूसरी चीज हो सकती है कि आपका कंसंट्रेशन इसलिए लैक करता है क्योंकि आपका दिमाग एक तरीके से उस सिटिंग के लिए कह सकते हैं ना, वो अभी हुआ ही नहीं है, वैसे ढला ही नहीं है। आपने एक्चुअली बैठकर कंसंट्रेशन से कभी पढ़ाई की नहीं है। आप हमेशा एक डिवाइडेड अटेंशन के साथ जीते हो। दैट मीन्स आपके लाइफ के अंदर ना मेडिटेशन की कमी है। आपको इमीडिएटली अभी 60 डेज के लिए तो कम से कम अपने लाइफ के अंदर मेडिटेशन को इंक्लूड कर लेना चाहिए। ये मेडिटेशन क्या होता है? मतलब अभी सब लोग बोलते रहते हैं मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, तो क्या मैं भी बैठ जाऊं बड़ी बड़ी ऐसे सांसें लेती रहूं और बस सामने देखती रहूं? नहीं। मेडिटेशन, पैसिव मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है। आप 10 मिनट के लिए अपनी बालकनी, अपने छत पर चले जाइए, बाकी सारे गैजेट्स अपना पेन पेपर सब कुछ छोड़ के एंड सिंपली कुछ मत सोचिए। ये और इसमें अच्छा क्वाइट ब्रीदिंग करना, ये मेडिटेशन है, आपके माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी बोला 8 से 10 घंटे की जो नींद है उसे कम करना है, पर 6 घंटे से कम नहीं करना। ये 6 घंटे की नींद की आपको रिक्वायरमेंट है आपके कंसंट्रेशन और रिटेंशन लेवल के लिए। इसके साथ-साथ में एक चीज़ जो मेरे बहुत काम आई थी और आपके भी बहुत काम आएगी, इन 60 दिनों के लिए किसी स्पोर्ट को अपने लाइफ के अंदर शामिल कर लीजिए। जी हाँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैम मेरे सर पे बोर्ड्स हैं और आप ये कह रहे हो कि अभी फटाफट से कुछ खेलना शुरू कर दो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप फिट रहना चाहते हैं, आप बीमारी के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आधे घंटे के लिए किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपके स्केड्यूल में तुरंत शामिल कर लीजिए। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाली है। कोई टॉपर आपको नहीं बताता, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तब भी आप स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं अपने नेक्स्ट मूव को, तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कॉन्सन्ट्रेशन के लिए। तो याद रखिए कि आपको आपके दिमाग को कॉन्सन्ट्रेट करने के लिए अपने रूटीन के अंदर मेडिटेशन और किसी फिजिकल एक्टिविटी को तुरंत शामिल कर लेना चाहिए। 60 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर अपने अंदर भी फ़र्क देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम भी आप बहुत काम होकर जो है वो दे पाएँगे। अब इसके साथ-साथ जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि यार ये मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ठीक है, मेरे को मेरे रिसोर्सेज़ ध्यान रखने हैं, मेरे को मेरे टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, मुझे एक रूटीन बना लेना है। मेरे दिमाग को इस तरीके से यूज़ करना है कि मैं मेडिटेट भी कर पाऊँ, मैं फिज़िकल एक्टिविटी भी कर पाऊँ और मेरा दिमाग उससे काम भी रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या होता है इस टाइम पे अलग-अलग तरीके की चीज़ें परेशान करने लगती हैं, तो ये 60 डेज़ कब 6 दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ में आपको अभी सिर्फ जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बात और आखिरी आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ किताब लेकर मत बैठिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि ठीक है एक बुक खोल लिया और बुक खोल के बस उसमें से देखे जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हैं या फिर सिर्फ घूरे जा रहे हैं। इससे कंसंट्रेशन इधर-उधर हो जाएगा और आपको उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी, उतनी क्वालिटी से आप पढ़ भी नहीं पाएँगे। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को लेकर बैठे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग के साथ-साथ आपका हाथ भी चलता रहे। लाइक आप आराम से जब भी हो सकता है कि ठीक है अभी आपने एक चैप्टर इंग्लिश का खोल लिया है, अब वो इंग्लिश का आप चैप्टर खोल रहे हैं, आप पूरा का पूरा रीड करते जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर को लिख दें, पर ठीक है पढ़ते-पढ़ते मान लीजिए कोई-कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई-कोई वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, ये आपको करना ज़रूरी है। इससे आपका माइंड ना भटकेगा नहीं। आप उन वर्ड्स को हो सकता है बाद में यूज़ ना भी करें, पर इससे आपका माइंड जो है इधर-उधर भटकेगा नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो इनफैक्ट इसके साथ-साथ में बहुत जगह पे ये भी सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप रीड कर रहे होते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो अपने साथ में एक प्लेन पेपर लेकर बैठिए, एक पेंसिल लेकर बैठिए और जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, आप उसपे आराम से स्क्रिबल करते रहिए। इससे आपका दिमाग जो है वो इधर-उधर नहीं भटकेगा, आप और कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएँगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन जनरल आपके रूटीन में अभी आपको शामिल कर लेने चाहिए।
अब जहाँ तक बात है हमारे प्यारे सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर अगर हम लोगों को इन 60 दिनों के अंदर 100 में से 100 स्कोर करना है, तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो खरीद लेनी है एक हॉरिजॉन्टल कॉपी। एक हॉरिजॉन्टल कॉपी इसलिए खरीद लेनी है ताकि फुल एकदम फील आ जाए हम लोगों को बोर्ड की। और अभी हमको यहाँ पर 5 पॉइंट जो है इन पे इन 60 डेज के अंदर काम करना शुरू करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम एनसीईआरटी के रट्टे लगाएं, और इसीलिए अब हम करेंगे माइंड मैप्स के साथ में एनसीईआरटी वीडियोस। आपने एनसीईआरटी वीडियोस खोल लेने हैं, आप मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देख सकते हैं, और उसके साथ में अपने माइंड मैप्स जो है वो खोल लेने हैं। आप एनसीईआरटी के वीडियोस खोल सकते हैं, माइंड मैप्स एक जगह आपने खोल के रखे हुए हैं, और उन एनसीईआरटी वीडियोस के मदद से आप उन माइंड मैप्स के थ्रू पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ सकते हैं। माइंड मैप्स के अंदर क्या होता है, केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो आपको रिटेन करनी होती है चैप्टर के अंदर, जिसको आप आंसर में लिखते हैं। ये आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर कर पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी वीडियो साइड में चल रहा होगा जिसमें एनसीईआरटी कवर होगी, तो वो आपको इसलिए फायदा करेगा कि कोई अगर छोटी मोटी डिटेल माइंड मैप में नहीं भी है तो वो एनसीईआरटी से एक बार आपने सुन ली है। इसके साथ साथ आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज अब अपने प्रैक्टिस में शामिल कर लेने चाहिए। जैसे ही आप अपने माइंड मैप से एनसीईआरटी वीडियो से चैप्टर्स एकदम कंप्लीट कर लेते हो, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रैक्टिस, जिसके लिए आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज आपके चैप्टर को बहुत मजबूत कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी उठ के आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सारी चीजों को चेक करते हैं। देन आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको पता है कि सीबीएसई ने अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके करिकुलम में ऐड कर दिए हैं। सैम्पल पेपर में भी हमें देखने को मिले थे, और इसी वजह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके और 100 मार्क्स के बीच में एक रुकावट बन सकते हैं। इस रुकावट को आपको हटाना है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इससे दो फायदे हैं। पहला, आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं अटकेंगे, और दूसरा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने से चैप्टर और मजबूत हो जाएगा। ये चैप्टर के कोने कोने से बनाए जाते हैं, इसीलिए चैप्टर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद है सीबीएसई सैंपल पेपर। आपने अगर सीबीएसई का जब सैंपल पेपर आया था उस टाइम पर एक बार सैंपल पेपर करके देख लिया था तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी किया था, किया भी था, जो भी था, अब एक बार वापस आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था आपका प्रेपरेशन का लेवल अलग था। आज जब हम सीबीएसई का सैंपल पेपर कर रहे हैं तो हमारी प्रेपरेशन का लेवल अलग है। तो एक बार ये पेपर हमें करके देखना चाहिए ताकि हमें आइडिया लग जाए कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर हम क्या कर पाए, इस सैंपल पेपर की मदद से और बाकी सारे मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर अब सैंपल पेपर्स को शामिल कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पर आपके चैप्टर्स माइंड मैप्स और एनसीईआरटी वीडियोस से कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब आपको फोकस किस पे करना चाहिए, सैंपल पेपर्स पे। जितना ज्यादा सैंपल पेपर्स होगा, एक साथ क्वेश्चंस देखेंगे, उतना ज्यादा बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, जो इंग्लिश के पेपर में डुबा देता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैम आपने जो बताया था इंग्लिश में वही आया, बट देन उसके साथ में मेरा पेपर छूट गया। क्योंकि क्या होता है कि आपको ज्यादा आ रहा होता है और इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है कि उसके छूटने के चांसेस ज्यादा होते ही हैं। तो ये जो है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जब मैं बात करती हूँ सैंपल पेपर की, तो हम लोगों ने लिटरेचर के बारे में बात की, पर हमने रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के बारे में तो बात ही नहीं की। हम लोग यहाँ पर ग्रामर सेक्शन के बारे में तो बात ही नहीं की। ऐसा इसके लिए है क्योंकि अभी हम लोग कभी भी, जैसे मान लीजिए रीडिंग सेक्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार जब एग्जाम आएंगे तो उसी वक्त देखा जाएगा, ठीक है। राइटिंग सेक्शन होता है तो हम सोचते हैं कि चलो फॉर्मेट जो है वो पढ़ के चले जाते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा उसी टाइम देखा जाएगा। सिमिलरली हमें ग्रामर सेक्शन में भी ऐसा ही लग रहा होता है। तो अभी हम लोगों को ये एग्जाम पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इनकी अलग से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, आप इनमें कॉन्फिडेंट हैं भी, तो भी आप कोशिश कीजिए कि सैंपल पेपर के जरिए आप इनको जरूर सॉल्व करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सैंपल पेपर खरीद लेते हैं और सैंपल पेपर के बाद में आप सीधा लिटरेचर वाले सेक्शन में जाते हैं और सिर्फ लिटरेचर को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जब सैंपल पेपर सॉल्व करना है, आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, ग्रामर सेक्शन जो भी एप्लीकेबल है वो सारे आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। प्रॉपर 3 घंटे का पेपर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम में करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन या ग्रामर सेक्शन वीक है तो आपको अलग से इनकी डेली प्रैक्टिस चलानी चाहिए इनके साथ में। तो 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आप माइंड मैप्स और एनसीईआरटी कर सकते हो एक दिन, उसके बाद में आप उसी के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कर सकते हो।
ठीक है। लगे हाथ हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए, कुछ ओरल हुए तो ओरल कर लिए, कुछ नहीं तो लिखकर हमने देख लिए। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जब जब ये सारी चीजें सारी चीजें लिटरेचर की हम सॉल्व करे जा रहे हैं, तो हमने इसके हाथ के हाथ जो है वो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के एक एक क्वेश्चन रोज उठा लिए। 60 क्वेश्चंस अगर आप इसके करते हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के करते हैं और 30 क्वेश्चन आप राइटिंग सेक्शन के करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। कैसे भी आपसे आपके 100 मार्क्स दूर नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे इसे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा है, इस पे एम्फसाइज किया। आपको ये सारी चीजें अब ध्यान में रखनी है। अब वो टाइम नहीं है जब आप एनसीईआरटी कर सकते हो, तो इंग्लिश में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। इन 60 दिनों में आपको इसी को अपने रूटीन के अंदर शामिल करना है और इसी से आप ला सकते हो 100 मार्क्स इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल हो तो। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।